भारत हमेशा से महान शिक्षकों और छात्रों का देश रहा है। द्रोणाचार्य और अर्जुन, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कई उदाहरण आपको भारत के इतिहास में देखने को मिलेंगे। वास्तव में भारत में प्राचीन युग के शिक्षण केंद्र जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध थे और दुनिया भर के विद्वान इन शीर्ष शिक्षा केंद्रों में अध्ययन करने आते थे। परंतु समय के साथ, शिक्षा के साथ उसके तौर तरीके बदले। फिर भारत में कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बड़ा बिजनेस सेक्टर बनकर सामने आया। वर्तमान में सभी छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों छोटे बड़े कोचिंग संस्थान कार्य कर रहे हैं। पटना, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, कोटा आदि बड़े कोचिंग हब बन चुके हैं। हालांकि एक समय ऐसा था कि कोचिंग ट्यूशन करने को सामाजिक अपमान समझा जाता था, क्योंकि ऐसा करने वाले बच्चों को कमजोर समझा जाता था। लेकिन समय के साथ दौर बदल गया है। आज कोचिंग विद्यालय शिक्षा की तरह ही एक आवश्यकता बन गया है और इनकी कमाई भी समय के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या इन कोचिंग संस्थानों को कर में छूट दी जानी चाहिए? TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी आखिर क्यों शिक्षा क्षेत्र पर कर लगाया जाना आवश्यक था और समय की मांग भी। क्या शिक्षा क्षेत्र पर कर लगाया जाना चाहिए या छूट दे देनी चाहिए? कुछ समय पहले ही सरकार ने कोचिंग की आय पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया, किंतु क्या कारण है कि सरकार ने कोचिंग सेंटर को इनकम टैक्स के दायरे में रखने का निर्णय लिया? इसका जवाब महाराष्ट्र अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स के एक निर्णय से मिला, जिसमें उसने कहा कि कोई भी संस्थान जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हो उन्हें GST में छूट है, लेकिन उसकी परिभाषा स्पष्ट है और इसके दायरे में कोचिंग सेंटर नहीं है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। 2020 में महाराष्ट्र अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एक सुनवाई के दौरान यह निर्णय दिया कि कोचिंग संस्थान GST के दायरे में आते हैं। मुंबई के बोरीवली स्थित शुक्ला क्लासेस के मालिक राजेंद्र शुक्ला ने अपील दायर की थी। क्योंकि कोचिंग संस्थान शिक्षा से जुड़े संस्थान है, इसलिए उन्हें GST के दायरे से बाहर होना चाहिए। किंतु AAR ने अपने निर्णय में पुनः स्पष्ट किया कि कौन से शिक्षण संस्थानों को GST के बाहर रखा जा सकता है। इनमें केवल वही संस्थान आते हैं जो किसी ऐसे कोर्स की पढ़ाई करवा रहे हो जो सरकार द्वारा निर्धारित है और जिसकी परीक्षा किसी कानून के अनुसार आयोजित की जाती है। जैसे कोई शिक्षण संस्थान यदि सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 10वीं तक या 12वीं तक की पढ़ाई करवा रहा है तो उसे GST से छूट मिल जाएगी। लेकिन कोचिंग सेंटर पूरी विद्यालय शिक्षा नहीं देते, बल्कि 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, इसलिए उन्हें GST के दायरे में रखा गया है। उन पर 18% GST लगाई गई है। एक अनुमान के अनुसार 2016 तक भारत में कोचिंग इंडस्ट्री का व्यापार $40 बिलियन का था। यह बाजार 35% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। कोचिंग संस्थाओं को जब GST के दायरे में लाया गया तो GST भुगतान का बोझ अभिभावकों पर पड़ गया। ऐसे में सरकार ने कोचिंग संस्थानों की आय को इनकम टैक्स के अंतर्गत रखने का निर्णय किया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो वर्तमान नियमों के अनुसार प्रत्येक कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों की जानकारी के संबंध में एक रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान के लिए जरूरी है कि वो अपनी पूरी आय एक ही बैंक अकाउंट में जमा करवाए। इसी बैंक अकाउंट से कोचिंग से संबंधित सभी भुगतान किए जाएंगे। सरकार ने 2,50,000 मासिक अथवा 25 लाख वार्षिक आय वाले संस्थाओं के लिए रजिस्टर रखना अनिवार्य कर दिया है। 1970 के दशक के अंत तक भारत में कोचिंग संस्थाओं का चलन नहीं था, किंतु इंदिरा गांधी की सरकार में भारत ने समाजवाद का मार्ग पूरी तरह से अपना लिया। नेहरू शासन के दौरान भी भारत पर समाजवाद का प्रभाव था, किंतु इंदिरा गांधी के दौर में इसे फिल्मों, साहित्य, राजनीति, शिक्षा सभी माध्यमों से पूरे देश पर थोप दिया गया। समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों की आसक्ति बढ़ गई। 1980 के दशक में जब महत्वाकांक्षी दलित एवं OBC नेताओं का उदय हुआ तो इन बिरादरी में भी सरकारी नौकरी को लेकर चाह बढ़ने लगी। 1990 के समय जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और OBC समुदाय को आरक्षण मिला तो उसके बाद तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई। वर्ष 2000 के आसपास देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के नेतृत्व में भारत का तेजी से कायाकल्प हो रहा था। इसी समय भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ ही नई टेलीकॉम नीति लागू की गई थी। उस समय भारत में विज्ञान के साथ साथ तकनीकी उन्नति पर भी विशेष बल दिया जा रहा था। साथ ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा था।
इन सब के कारण इंजीनियरिंग करने के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उसी तेजी से इंजीनियरिंग के कोचिंग संस्थाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होती गई। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कोचिंग संस्थाओं के व्यापार को टैक्स के दायरे में लाना बहुत ही आवश्यक था। आज लगभग हर अभिभावक यह महसूस करता है कि कोचिंग संस्थाओं की फीस उनके द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही शिक्षा के अनुपात में बहुत अधिक होती है। भारत जैसे देश में शिक्षा को व्यापार समझा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु अब जब शिक्षा वास्तव में व्यापार बन चुका है, ऐसे में सरकार के पास कमर्शियल शैक्षणिक संस्थाओं पर टैक्स लगाने का न केवल पूरा अधिकार है, बल्कि ये समय की आवश्यकता भी है।